तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था वेबसाइट अथॉरिटी चेकलिस्ट। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बरकत नाम से। आज हम कवर करेंगे वेबसाइट ऑडिट। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्टरी पेजेस। गेस्ट पोस्ट ज़्यादातर ठीक रहता है। असल में नीच एडिट का थोड़ा सा रिस्क होता है कि हो सकता है गूगल उस पेज को दोबारा क्रॉल ना करे। तो इस वजह से गेस्ट पोस्ट ठीक रहता है। अगर अथॉरिटी वाला पेज हो तो फिर नीच एडिट भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है। अच्छा जी, तो डायरेक्टरी पेजेस चेक करने का तरीका ये है कि आपने लिखना है साइट कोलन। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद अपनी वेबसाइट का नेम, जैसे गेमिंग सिल्क है। उसके बाद इन यूआरएल कोलन, उसके बाद डब्ल्यू पी डैश कंटेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके के होते हैं। तो डायरेक्टरी पेजेस कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इनका मसला ये होता है कि आपकी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो लीक हो सकती हैं, हैक भी हो सकते हैं आप। तो इसको डिसेबल करने के लिए हमें एक कोड ऐड करना पड़ता है। डिसेबल डायरेक्टरी ब्राउजिंग एचपी एक्सेस। तो ये एक छोटी सी लाइन है, ऑप्शन स्पेस माइनस इंडेक्सेस। ये काइंडली अपना कैमरा बंद कर दें सारे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका कैमरा शो हो रहा है। अच्छा जी, तो ये कोड हमें ऐड करना पड़ता है अपने डाटा एच टी एक्सेस फाइल में। ज़्यादातर जो अच्छी होस्टिंग्स होती हैं उन पे इस तरह का मसला नहीं बनता। जो लो क्वालिटी होस्टिंग्स होती हैं उनमें ये इशू बनता है। उसके बाद आते हैं टैग्स। तो टैग चेक करने के लिए हम लिखते हैं साइट कोलन, उसके बाद आगे वेबसाइट का नेम, उसके बाद इन यूआरएल कोलन और टैग। तो आप देख सकते हैं टैग नहीं है। अगर टैग हो तो आपने करना ही है कि सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। टैग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंडेक्सेशन के इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो कोशिश किया करें कि आपने ना यूज़ करें। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। आवाज़ आ रही है ना सबको? अच्छा जी, तो आपने जाना है योस्ट, यहाँ से सर्च एक्सपीरियंस। उसके बाद टेक्सोनोमीज, नीचे जाना है पोस्ट टैग, और यहाँ से आपने इसे देखना है ऑफ होना चाहिए ये। उसके बाद सेव सेटिंग्स। उसके बाद आपने पोस्ट टैग्स, यहाँ पे अगर कोई हो तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने जाना है सर्च कंसोल में, और यहाँ से रिमूवल्स, न्यू रिक्वेस्ट। उसके बाद आपने लिखना है स्लैश टैग,
यहाँ पे कर देना पोस्ट, रिमूव ऑल यूआरएल्स विद दिस प्रीफिक्स, नेक्स्ट कर देना है और सबमिट प्रेस कर देना है। तो जितने भी टैग्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। नहीं, टैग्स की आपकी ज़रूरत नहीं होती, एक एक टैग की भी ज़रूरत नहीं होती, सारे ऑप्शनल होते हैं और कुछ लोग सही तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है gamingscan.com, ये थोड़े बहुत यूज़ करते हैं, इनकी काफ़ी बड़ी वेबसाइट है और ये 40-50 यूज़ करते हैं। देखिए 1500 पेजेस हैं उनकी वेबसाइट के और वो सिर्फ 47 टैग्स यूज़ करते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिनके हज़ारों में पेजेस होते हैं वो थोड़े बहुत टैग्स यूज़ करते हैं, तो आपने अवॉइड करना है। अच्छा जी, तो ये दोनों चीज़ें होगी, हमारे नहीं हैं तो इन्हें पास कर देंगे। उसके बाद आता है मीडिया अटैचमेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब आप कोई प्लगइन यूज़ करते हैं रिट्रैक्शन का, तो होता ही है कि हर इमेज जो होती है वो अपना एक पेज क्रिएट करती है जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट पेज। इसके ऊपर क्लिक करें, अब ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है इमेज के ऊपर, लेकिन असल पेज का लिंक जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे कैटेगरी, आगे पोस्ट नेम स्लैश अटैचमेंट और आगे फिर इमेज का नेम। तो इनको आप रिमूव कर सकते हैं, सर्च अपीयरेंस, उसके बाद मीडिया, और यहाँ से ये यस होना चाहिए। अगर नो होगा तो आपके अटैचमेंट इश्यूज क्रिएट होंगे। वेब भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। लेकिन मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे जेपीजी यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ऑथर, ऑथर जो हैं वो होने चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन हो, यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हों, उसके बाद यूआरएल ठीक हो, नेम वगैरह ठीक हो, बायो दी गई हो, तो फिर ठीक है। उसके अलावा ऑथर पेजेस जो होते हैं इन पे, वो कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन होती है। असल में पहले जो पुरानी ऐसी होती थी उसमें इनकी ज़रूरत नहीं होती थी, इन्हें लोग डुप्लिकेट कंटेंट की तरह लेते थे, लेकिन अब चूंकि एसईओ इवॉल्व हो गई है, अब जब से गूगल ने ट्रस्ट फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया है तब से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद थिन और एम्प्टी पेजेस, थिन पेजेस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। आपने शायद वो डिसेबल किए होंगे तो इस वजह से। वैसे बेहतर यही है कि आप उन्हें ऑन ही रखें। वैसे रिसेंटली मैंने एक मैथ्यू की केस स्टडी पढ़ी थी ऑथरशिप के बारे में। ये देखें, तो इसके ऊपर इसने एक केस स्टडी की थी, कोर अपडेट से इसने कवर कर लिया था वेबसाइट को। तो सबसे पहले इसने टाइटल वगैरह फिक्स किए,
उसके बाद कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया सर्फर एसईओ के ज़रिए। उसके बाद जो तीसरी सबसे मेन चीज़ है वो है ईएटी, एक्सपर्टाइज़, अथॉरिटी और ट्रस्ट। तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है वो है ऑथर वेरिफिकेशन। इसमें फ़ोटो होनी चाहिए ऑथर की, और उसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हो कि कहाँ से पढ़ी हुई है और है कौन। उसके बाद आप दूसरी वेबसाइट जहाँ पे वो लिखती है वो लिख सकते हैं, या उसकी सोशल प्रोफाइल्स। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑथर स्कीमा, जो कि हमने एफिलिएट प्रेस में यूज़ किया हुआ है। उसके बाद लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह सारी एकेडमिक हिस्ट्री के साथ। उसके अलावा इन्होंने कुछ और भी चीज़ें की हैं, जैसे गूगल के ऊपर वेरीफाई करवाना, उसके नंबर वगैरह। एड्रेस वो तो इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं होती। आज के टॉपिक है टेक्निकल एसईओ। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्रॉल हो गया। अब हम यहाँ से साइड में होता है कंटेंट, ये आगे कंटेंट, यहाँ से लो कंटेंट पेजेस। तो ये हमें पेजेस बता रहा है जिनका कंटेंट लो है। मेरे ख्याल से लो कंटेंट वैसे ज़्यादातर एसईओ जो, ये चेकलिस्ट जिन लोगों को नहीं पता, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि चेकलिस्ट ऑलरेडी पोस्टेड है ग्रुप में। तो लगभग 400 वर्ड्स होने चाहिए। अब ये कैटेगरी पेजेस वगैरह हैं तो इनका तो मसला नहीं है, ऑथर का मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा पेज हो, कोई कमर्शियल आर्टिकल या इंफॉर्मेशनल वगैरह, तो कोशिश करें कि 400 से ज़्यादा हो। तो हमारा कंटेंट पेज कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद पैरामीटर्स। सर्च कंसोल, यहाँ से लेगसी टूल्स, और यहाँ पे ये है यूआरएल पैरामीटर्स। तो यहाँ पैरामीटर होते हैं ये, 99% ई कॉमर्स वेबसाइट के इश्यूज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूआरएल सोर्ट डैश बाय, ये देखें, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये इसकी निशानी ये होती है कि पैरामीटर स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आगे कुछ वर्ड आ जाएगा, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद ये एक लाइन लिखी होती है। तो ये ज़्यादातर ई कॉमर्स में यूज़ होता है क्योंकि इसमें वेरिएशंस होती हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट की सीएसएस फाइल देखें, तो ये देखें यहाँ पे ये एंड पे ये चीज़ आ रही है, ये बेसिकली पैरामीटर्स ही होते हैं। तो मसला ये होता है गूगल की नज़र में ये मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, और ये नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, पैरामीटर्स यहाँ पे नीचे मेंशन हो गए, मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप नो सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैं खुद ही मैनुअली ऐड कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी वेबसाइट्स में पहले ही ऑलरेडी एडिट होते हैं। सॉरी, एक मिस्टेक होगी। ऐड पैरामीटर, यहाँ पे सॉल्व कर ये है सोर्ट बाय। तो अगर इस तरह का पैरामीटर होगा तो ये इसमें हमारा ये पैरामीटर है सो डैश बाय।
उसके बाद यहाँ से यस, और हाउ डज दिस पैरामीटर इफेक्ट पेज कंटेंट, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये sorting के लिए यूज़ होता है। तो हमने अगर हम चाहते हैं कि ये वाले इंडेक्स ना हो, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करना है नो यूआरएल्स, उसके बाद सेव। पैरामीटर जो फाइंड करने होते हैं इनके लिए कोई सर्च ऑपरेटर वगैरह नहीं होता, ये आपको सिंपली वेबसाइट का नेम सर्च करके वन बाय वन देखने पड़ते हैं सारे। अच्छा जी, तो उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेज इंडेक्सेशन के लिए है वो नो इंडेक्स पेज है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, तो अगर नो इंडेक्स होगा तो यहाँ पे ये नो इंडेक्स लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा नोट इंडेक्सेबल। आज का टॉपिक है टेक्निकल एसईओ पार्ट 2। अच्छा, यहाँ पे नो इंडेक्स लिखा होगा और यहाँ पे नोट इंडेक्सेबल। आप डिटेल एसईओ एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्क्रीमिंग फ्रो को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्सेबल इंडेक्सिबिलिटी जो है वो होगी नॉट इंडेक्सेबल, और साथ में इशू वगैरह लिखा होगा, कैनोनिकल है या नो इंडेक्स टैग वगैरह यहाँ पे साथ लिखा होगा। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरी पेजेस, तो ये होते हैं बेसिकली कैटेगरी पेजेस। इनको ऑप्टिमाइज करने का तरीका ये है कि इनके अंदर स्लैश कैटेगरी वर्ड नहीं आना चाहिए। उसके अलावा यूनिक वर्ड्स होने चाहिए यहाँ पे, और 10 वर्ड से ज़्यादा ये एक्सर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोग इसे बहुत ज़्यादा मैसी कर देते हैं, वो यहाँ पे कैटेगरी लिख देते हैं, और इसके अलावा उनका 100 वर्ड्स का होता है एक्सर्ट। तो जैसे अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन मिसाल 10 बीस की है। अच्छा जी, आप चेक करें, असल में वो क्रिस मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे ख्याल से जूम के साथ सपोर्टेड नहीं है, तो उसका हमेशा इशू आता है, वो भी मैंने देखा है। बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन बस जूम का मसला ये है कि वो इसे सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, तो कैटेगरी ओपन करते हैं। अब यहाँ देखें, ये इन्होंने कितने ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं एक्सर्ट में, तो ये चीज़ मेरे अजीज़ ये ठीक नहीं है। इस तरह का सिंपल सा होना चाहिए, तो ये ऐसे ऑप्टिमाइज्ड होता है। अच्छा जी, तो हम इसे कहते हैं यस। और इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखनी है, कभी भी किसी आर्टिकल को मल्टीपल कैटेगरीज में, एक से ज़्यादा कैटेगरी में ऐड नहीं करना, वो आपके स्ट्रक्चर को भी तबाह कर देता है, और वो एसईओ के लिहाज से भी नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका काफ़ी हद तक। हर आर्टिकल की हमेशा एक कैटेगरी होनी चाहिए। इसका हल यही है कि आपने वो नो इंडेक्स टैग फाइंड करना होता है कहाँ पे है। काफ़ी ज़्यादा जगह होती हैं जहाँ पे वो हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली जगह जो हो सकती है वो है रीडिंग सेटिंग से। तो यहाँ
तो यहाँ पे ये बटन है डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो इशू है वो होता है रिपोज.txt का। टूल्स, बल्क राइटर, ओह सॉरी, टूल्स, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो फीचर नहीं शो हो रहा। हाँ वो यहाँ से शायद ऑफ हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं रिपोज.txt। वो डाटा एच टी एक्सेस को ऐड करने का और रिपोज.txt को ऐड करने का फीचर होता है। तो यहाँ पे कभी कभी डिसअलाउ पे यहाँ पे खाली स्लैश होती है, जिसकी वजह से पूरी वेबसाइट नो इंडेक्स हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, इस तरह का होता है। तो इसका मतलब होता है कि वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, वो कोई भी पेज गूगल के ऊपर इंडेक्स ना हो। तो ये वजह हो सकती है। उसके अलावा एक पेज की इंडिविजुअल वजह भी हो सकती है। एडिट, तो अगर पेज के एंड पे जाएं, यहाँ पे एडवांस्ड, उसके बाद अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, यहाँ से नो भी हुआ हो सकता है, ये भी नो हो सकता है। तो ये दोनों यस होने चाहिए। अगर ये नो होंगे तो उसकी वजह से भी नो इंडेक्स हो सकता है। उसके अलावा ये कैनोनिकल यूआरएल होता है। अगर यहाँ पे मैं किसी और पोस्ट का यूआरएल लिखता हूँ तो फिर भी ये जो पेज है ये नॉन नॉन इंडेक्सेबल हो जाएगा, मतलब गूगल में इंडेक्स नहीं हो सकता। इसके अलावा जो फीचर होता है वो सर्च अपीयरेंस, कंटेंट टाइप्स, यहाँ से भी हो सकता है कि ऑफ हुआ हो। अगर ऑफ हुआ हो तो इसकी वजह से भी सारे पेजेस नॉन इंडेक्स हो सकते हैं। उसके अलावा थीम में हो सकता है गलती होगी और डेवलपर से या आपसे कोई गलती होगी हो और आपने हेडर में ऐड कर दिया गया, हेडर में ऐड कर दिया हो। अच्छा, तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ से नो इंडेक्स हुआ हो। अगर यहाँ से नहीं है तो फिर कोई सीरियस मसला है, फिर वो मुझे चेक करना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है। अच्छा जी, वो जहाँ से मैंने आपको पोस्ट दिखाया है वहाँ से हो सकता है कोई कैटेगरी भी हो, कोई पेज भी हो, तो वो टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा पीडीएफ पेज जो है वो इंडेक्स नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर साइट इक्वल टू gamingsilk.com। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइल टाइप कोलन, उसके बाद पीडीएफ। तो अब ये देखें, पीडीएफ फाइंड करने हो तो यहाँ से हमें काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये भी एस गुजरा वाला है, तो यहाँ पे इन सब के पीडीएफ आ गए हैं। तो ये भी इंडेक्स नहीं होने चाहिए। एक तो ये है कि आपका डाटा भी लीक हो सकता है। आपने कोई इंपॉर्टेंट फाइल रखी हो
किसी पीडीएफ में और वो इंडेक्स हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा 0 है। उसके बाद सर्च इंडेक्स हो जाती है काफ़ी लोगों की। यहाँ पे लिखते हैं इन यूआरएल ओ सर्च। यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट चेक करना है, साइट कॉलम, आगे gamingsilk.com स्पेस, तो इस तरीके से आगे। उसके बाद अगर किसी और की चेक करनी हो तो टाइटल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्च रिजल्ट जो है ये सेव हुआ हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के पेजेस आपको करने चाहिए डी इंडेक्स। तो हमारा नहीं इंडेक्स हुआ तो हम पास करेंगे। उसके अलावा डेट आर्काइव्स होती हैं, वो भी डिसेबल होनी चाहिए। डेट आर्काइव कुछ इस तरीके की होती है, WP-2010, बल्कि इस तरह की /09, इस तरह का पेजेस क्रिएटेड होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा इशू करते हैं। अच्छा जी, ये सारे पार्ट क्लियर हो गए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्ट टैग्स, अकाउंट पेजेस, तो ये होता है बेसिकली वूकॉमर्स में। हाँ जी, आजकल के दौर में ऑथर पेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इस वजह से होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद वूकॉमर्स इश्यूज चेकलिस्ट। तो अगर आपकी वूकॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें भी प्रोडक्ट टैग्स नहीं होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी है, तो साइट कॉलम, वेबसाइट का नेम, उसके बाद इन यूआरएल, और यहाँ पे प्रोडक्ट डैश टैग। अगर ऑन हो तो आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया होगा जैसे पोस्ट टैग का है, उसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस। उसके बाद आप वो वूकॉमर्स में से प्रोडक्ट टैग्स वाला सेक्शन ओपन करके सबको डिलीट कर देंगे, जैसे कि नॉर्मल टैग्स करते हैं। उसके बाद डी इंडेक्स कर देंगे जैसे कि मैंने उधर दिखाया। अच्छा जी, उसके बाद अकाउंट पेजेस। अकाउंट पेज में आ जाता है माई अकाउंट, कार्ड, चेकआउट। ये 3 पेजेस होते हैं, ज़्यादातर हम इनको कर देते हैं डी इंडेक्स।
उसके बाद ये दोनों तो हो गए चेक, यहाँ से पास, उसके बाद यहाँ से पास। उसके बाद ये यूआरएल के इश्यूज होते हैं। सबसे पहले 301 रीडायरेक्ट इंटरनल। तो इंटरनल वो होते हैं जो हमारे ये एक हमारी वेबसाइट किसी पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट से किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो 301 रीडायरेक्ट्स हम ओपन करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। यहाँ पे तो नहीं है। आप स्कैन करते हैं पेन बेस्ड को। अच्छा जी, तो आपके चेक हो गए। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं HTML। उसके बाद स्टेटस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे। तो इंटरनल में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये एक नो इंडेक्स किया गया है। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल में देखते हैं, यहाँ से ऑल में से HTML। उसके बाद स्टेटस हम देखते हैं। तो इंटरनल में अगर देखा जाए सारे 200 हैं। 200 का मतलब कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे होता 301, इसका मतलब ये है कि वो रिट्रैक्ट हो रहे थे। और अगर वो रिट्रैक्ट हो रहे हों, पहले एक दफ़ा सारा क्रॉल करते हैं, हो सकता है शायद हमें कोई आइडिया मिल जाए। एक पेज हो जाए ना जिससे हम एग्जांपल दे सकें। वॉइस, असल में मैं बोल ही नहीं रहा तो वॉइस कैसे आएगी? क्रॉल हो रहा है। अच्छा, एक 404 आ गया।
मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई भी नहीं है। हमें 301 एक चाहिए। उसके बगैर आपका कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। अच्छा जी, ये परफेक्ट एक्सरसाइज करता है। हमें नेट का अच्छा, नहीं असल में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे चुप भी रहना पड़ता है। सबसे बड़ी गेम जो है वो होती बेसिकली राइटर्स की है। अगर आपके पास ऐसे राइटर हों जो हर हफ्ते आपको 4-5 आर्टिकल दे सकें तो बड़ी वेबसाइट बनाना जो है इतना मुश्किल काम नहीं है। असल में ये जो सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि गेमिंग सिल्क, वाट इन पीसी, इन सब का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो यही है, राइटर्स। और हमारे जो निकम्मे राइटर हैं, 7 आर्टिकल हुए हैं और उन्हें 10 दफ़ा मैसेज किया है कि न्यू आर्टिकल भेज दें। हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इंशाल्लाह, वैसे मैं खुद अपने लिए कुछ राइटर्स ट्रेन कर रहा हूँ। उनके लिए कुछ लेक्चर्स वगैरह भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एआई टूल जो है वो काफ़ी रिस्की चीज़ है। अगर आप 100% प्लेगरिज्म फ्री और वो भी कॉमन सेंस वाला हो तो राइटिंग के लिए मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक दफ़ा मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ। असल में हम ना कोशिश कर रहे हैं कोई रिमोट एरिया से राइटर हो जाए ना, तो उनका फ़ायदा ये है कि उनको लेस पे करना पड़ता है और पास टाइम भी काफ़ी होता है। कीवर्ड सिलेक्शन के लिए भी बंदा कोई रख लेता है। असल में मेरे पास टीम तो है, बाकी सारी चीज़ों के लिए बस एक राइटर की कमी है। सर जी आपका OFC, अच्छा ऑफिस। अगर सच पूछें तो मेरा ऑफिस है ही नहीं, लेकिन हमारी एकेडमी है पिंडी पटिया में। एकेडमी वहाँ पे टीचिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत कोर्सेज वगैरह फ्री मिल जाते हैं आपको। एक वीक में मेरे ख्याल से जो नॉर्मल रेशो है वो कम से कम एक वीक में हमें 3 से 4 पोस्ट करने चाहिए।
हाँ जी, रिड्यूस इनिशियल रिस्पॉन्स। होस्टिंग का इशू होता है ज़्यादातर। आ, काफ़ी दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो बुरी होस्टिंग्स होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं इस तरीके के। असल में ये जो होता है मसला, कुछ अनऑप्टिमाइज थीम का मसला हो जाता है। अब जो सबसे बड़ा मसला आता है, जो चीज़ें ये क्रिएट करती हैं, पहले जब हमने इस थीम को बनाया था तो ये जो सारी चीज़ें हैं, टेबल एट अ ग्लैंस वगैरह, ये जब हर यूज़र चलाता था तब डेटाबेस से फैच होती थी। तो फिर उसकी वजह से हमारा जो इनिशियल रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने इनका हल ये निकाला कि जब पब्लिश करे राइटर, उसी वक्त ये सारी चीज़ें फैच हो जाएं ताकि हर दफ़ा ये रीजनरेट ना हो। तो इस तरह के मसले मसाइल अब जो ज़्यादातर कुछ चीज़ें हैं, वो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा ये अब अलहदा लोड होता है। उसके अलावा बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक साथ ही ऑलरेडी क्रिएट हो जाती हैं उधर ही डायरेक्टर में ही। अच्छा, मेरे ख्याल से आज हमारी किस्मत में कोई 301 लिखा नहीं हुआ। चलें, एक्सटर्नल से ही मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये वाला यूआरएल है, और यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगा रीडायरेक्ट यूआरएल, मतलब ये यूआरएल यहाँ पे रीडायरेक्ट होके जा रहा है। अब हमने इसको फिक्स करने के लिए करना यह होता है कि जहाँ पे ये वाला यूआरएल होता है, हमने उसे रिमूव करके उसे रिप्लेस कर देना होता है इस यूआरएल के साथ। तो इन लिंक्स में आप देख सकते हैं फ्रॉम इन सब पेजेस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एंकर टेक्स्ट भी दिया गया है जो कि है ब्लैंक। हमने टू कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एफ और कंट्रोल वी। तो जैसे हमने पेस्ट किया है ये फ़ौरन हाईलाइट हो गया है, तो ये बता रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ये इशू कर रही है रिट्रैक्ट का। तो अब हम इसका हल ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे इसे लिख दें तो फिक्स हो जाएगा इशू। तो इंटरनल में हमारी तो वेबसाइट कोई इशू नहीं है। उसके बाद 404, 404 भी नहीं है यहाँ पे कोई, वो हमें परफेक्ट टेक्स्ट मिल जाएगा। योस्ट में इकोनॉमिकल टैग डाल दें तो कुछ भी नहीं होता। होता सबसे बड़ा तो ये होता है कि उसके जितने भी बैक लिंक्स होते हैं उनकी पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको हमने इकोनॉमिकल टैग दिया होता है जिस यूआरएल को, उसकी तरफ। वो पेज नो इंडेक्स हो जाता है, मतलब गूगल में इंडेक्स नहीं हो सकता।
अच्छा, तो ये आ गया 404। यहाँ से इंटरनल में हम, ये 404 आ गया। तो यहाँ से हम जाते हैं इनलिंक्स में। तो देखा जाए तो इस पेज के ऊपर है, ये इसका यूआरएल है। कंट्रोल शिफ्ट आई। तो ये देखिए, ये वाली इमेज हमें बता रहा है कि ब्रेक है। तो इसका हल हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी जगह कोई और इमेज लगा दें जो कि ठीक तरीके से शो हो। तो इसको हम कर देते हैं पास। उसके बाद अपर केस यूआरएल्स। अपर केस कौन से होते हैं जिनमें बड़ी एबीसी आ रही हो? तो वो हम देख सकते हैं यहाँ से, यूआरएल और अपर केस। तो आप देख सकते हैं अपर केस 0 है। तो जो नॉर्मल यूआरएल्स होते हैं वो लोअर केस होते हैं। विकिपीडिया ज़्यादातर स्ट्रक्चर यूज़ करता है जिनमें उनकी यूआरएल्स अपर केस होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू बड़ा लिखा हुआ है, जबकि हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसमें सारे के सारे लोअर केस होते हैं। यहाँ से पास, उसके बाद अंडरस्कोर। तो गूगल के मुताबिक जो अंडरस्कोर होती है वो उनकी नज़र में दो वर्ड्स को मर्ज करती है आपस में। मतलब जब गूगल इस पेज को पढ़ेगा तो वो बेस्ट प्री बिल्ट साथ पढ़ेगा बगैर किसी स्पेस के। और स्पेस गूगल इस निशान को पढ़ता है। तो आपने कभी भी अंडरस्कोर नहीं यूज़ करनी होती, आपने डैश यूज़ करनी होती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अंडरस्कोर। तो यहाँ देखिए, इन्होंने पेज ठीक नहीं बनाया, यहाँ पे डैश होनी चाहिए थी और ये गलती हो गई शायद इन्हों से। अच्छा, उसके बाद हम सिर्फ कहते हैं पास। उसके बाद ओवर 115 करेक्टर्स। तो 115 करेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी लंबे यूआरएल्स नज़र आ रहे हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनकी लेंथ 116, 130 इस तरह करके कोशिश करनी होती है कि 4 वर्ड्स के दरम्यान हम रखें। वो फिर ऐसे फ्रेंडली होता है। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल 301। यहाँ से हमने जाना होता है एक्सटर्नल में, और सोर्ट बाय स्टेटस कोड। आप देख सकते हैं कि 301 नहीं आ रहा, वही सेम प्रोसीजर है जो आपको पहले बताया। हम इसे कहते हैं पास। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे 404 का इशू आ रहा है। तो हम इन यूआरएल में जाएंगे, यहाँ से ये सोर्स है, ओपन फ्रॉम से कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल एफ, और ये आ गया। हाँ जी, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। तो ये देखिए, ये वाला पेज ब्रोकन है। ये एक चीज़ की कमी थी। तो पास।
उसके बाद आपने ये देखना है कि पैरामीटर्स जो होते हैं वो इंटरनल लिंक्स में ना यूज़ हों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर्स कुछ इस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद एक वर्ड आता है इक्वल टू, फिर कोई वर्ड आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इंटरनल में, ये हमें मैनुअली देखना पड़ता है। तो कोई भी नहीं, करते हैं पास। उसके बाद लुक फॉर ट्रेलिंग स्लैश इश्यूज। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ट्रेलिंग स्लैश होता है और एक नॉन ट्रेलिंग स्लैश होता है। और आपने दोनों में से एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना होता है। अगर हमने ट्रेलिंग स्लैश स्ट्रक्चर यूज़ किया तो हमने फाइंड करने होते हैं नो ट्रेलिंग स्लैश। मैनुअली अब इंटरनल लिंक्स, यहाँ पे ये सारे इंटरनल लिंक्स हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है किसी के साथ क्वेश्चन मार्क हो, उसके बाद भी कोई वैल्यू हो। क्वेश्चन मार्क से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन अब ये यूआरएल नहीं है, ये इमेज का यूआरएल है। तो इन चीज़ों में हो सकता है, बस पेजेस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन मार्क आगे वैल्यू है, फिर इक्वल टू, तो यहाँ पे ये एक किस्म का पैरामीटर ही है, लेकिन ये इमेज में यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई भी नॉन ट्रेलिंग स्लैश नहीं है। तो इस कोड को इशू लग रहा है, मेरे ख्याल से अब सपोर्ट नहीं करता। तो आप यहाँ से मैनुअली देख सकते हैं कोई ऐसा जिसके एंड पे स्लैश ना हो। तो मेरी नज़र में तो सबके एंड पे स्लैश आ रही है। तो हम इसे पास कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मेक श्योर नो स्पामी कमेंट्स आर अप्रूव्ड। स्पामी कमेंट्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो लॉग इन करते हैं यहाँ से, कमेंट्स। तो आपने मैनुअली कमेंट्स पढ़नी है, यहाँ पे अप्रूव्ड देखनी है या पेंडिंग। तो अगर गलती से कोई स्पामी कमेंट होगी हो अप्रूव, तो वो आपने डिलीट कर देनी है सेलेक्ट करके। फिर करते हैं पास। उसके बाद मेक श्योर द वेबसाइट डजंट लिंक टू लो क्वालिटी वेबसाइट्स। हाँ जी, काफ़ी हद तक डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सारे कॉपी करेंगे। उसके बाद जाएंगे एच में।
लॉगिन। यहाँ से मोर, उसके बाद बैच एनालिसिस, पेस्ट, एनालाइज, सॉर्ट बाय डीआर। अगर कोशिश करें कि 10 से कम अगर कोई भी हो तो उसे अनलिंक कर दें, ज़्यादा डेंजर हो सकता है। उसके बाद चेक फॉर रीडायरेक्ट चेंज, और उसके लिए हम रिपोर्ट्स, रीडायरेक्ट, यहाँ से रीडायरेक्ट चेंज। चेन क्या होती है कि मतलब एक पेज से रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होके आता है, दूसरा पेज उसे रिडायरेक्ट करके तीसरे पे भेज देता है, तीसरा रिडायरेक्ट करके चौथे पे, इस तरह करके मसले चलते रहते हैं। तो ये आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पेज नहीं है। तो इसे हम करेंगे पास। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। और यहाँ पे ये है रिडक्ट चेन, उसके बाद यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक्सपर्ट डोमेन का आर्टिकल, वैसे ये स्ट्रेटजी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, पहले तो आप उसे प्लेगिज्म में चेक कर लें। मेरे ख्याल से वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना वो पुरानी वेबसाइट के ऊपर था, लेकिन फिर भी चेक किया जा सकता है। मैं एक्सपर्ट डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल बैकलिंक को मेन से ओपन। ये थोड़ी सी मुझे तैमूर भाई जाना क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आप एक्सपायर्ड डोमेन यूज़ कर रहे हैं और एक्सटर्नल बैकलिंक को मेन पेज, मतलब आपने किसी पेज को रिडायरेक्ट किया या पूरी डोमेन को ही रिडायरेक्ट कर दिया? अगर वो काफ़ी देर से उसमें डेटाबेस का इशू आ रहा है तो फिर तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर थोड़ा अगर थोड़ी बहुत देर के लिए तो फिर रहने दें। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें सब पेजेस के बजाय जो कुछ पर्टिकुलर पेजेस हैं उनको सिर्फ रिडायरेक्ट करें। अच्छा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज टाइटल मिसिंग, तो बेसिकली ये जो चीज़ होती है इसे हम कहते हैं पेज टाइटल। यहाँ पे दरमियान में हमारा टाइटल आता है। तो पहले यही सेम चीज़ गूगल शो करवा देता था, लेकिन आजकल गूगल थोड़े अपने भी तजर्बे कर रहा है साथ, तो अब वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं दिखाता। तो ये चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से नीचे जाएं पेज टाइटल्स और यहाँ पे मिसिंग, तो जिन पेजेस का टाइटल मिसिंग होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। पास,
उसके बाद डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक पेज है उसका टाइटल है माई टाइटल, आपका एक और पेज है उसका भी टाइटल है माई टाइटल, तो फिर वो डुप्लीकेट टाइटल कहलवाएगा। आपको उन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट शो होने लग पड़ेंगे। उसके बाद गूगल रेकमेंड करता है कि आपके टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर्स हों, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन्हें 60 कैरेक्टर्स से कम रखें। उसके बाद गूगल ये रेकमेंड करता है कम से कम 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हों, तो आपने कोशिश करनी है कि 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा रखें अपने टाइटल को। नहीं, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है ओवर 60 कैरेक्टर्स। यहाँ पे भी ओवर 60 कैरेक्टर्स के बाद बिलो 30 कैरेक्टर्स, यहाँ पे भी बिलो 30 कैरेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल। तो मल्टीपल का ये मतलब होता है कि अगर आपका एक ही पेज है और उसके अंदर दो टाइटल दिए गए हैं, ये इशू रिसेंटली हमारे थीम के साथ भी हुआ था। एक बग क्रिएट हो गया था और दो दो टाइटल हो गए थे और दो दो मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो इस तरीके से दो दो टाइटल हो जाते हैं और दो होने नहीं चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया नीचे मल्टीपल का। तो हम इसे कहते हैं पास। उसके बाद शीट में एक्सट्रैक्ट करके इनकंसिस्टेंट टाइटल ब्रांडिंग। तो इनकंसिस्टेंट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे हमारी ब्रांडिंग ब्रांडिंग वो होती है जो यूआरएल के एंड पे आती है। जैसे हाउ टू बी अ गुड पर्सन, ये हमारा टाइटल है, तो एंड पे आपने देखा होगा कि हमारे डोमेन की ब्रांडिंग हमेशा आती है। तो यहाँ पे डैश गेमिंग गेमिंग स्पेस। अब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे कोई और आर्टिकल हो, तो उसकी एंड से ब्रांडिंग थोड़ी सी चेंज हो, फिर एक और हो, उसकी इस तरह करके हो, एक और हो, उसकी इस तरह करके हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार डिफरेंट ब्रांडिंग्स हैं। गेमिंग स्पेस सिल्क, गेमिंग सिल्क, गेमिंग सिल्क डॉट कॉम, गेमिंग सिल्क डॉट कॉम इन लोअर केस। तो ये बेसिकली हो जाती है इनकंसिस्टेंट। अब जो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग है वो किस तरीके से होगी? वो मिसाल के तौर पे सब पेजेस के एंड पे यही सेम चीज़ आ रही है, गेमिंग सिल्क, गेमिंग स्पेस सिल्क। मतलब मतलब अगर अब इन सब के एंड पे सेम चीज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, तो ये हम चेक इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ऑल टाइटल्स में जाएंगे और इन सब का टाइटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ नोटिसेबल है कि किसी भी टाइटल में ब्रांडिंग दी नहीं गई हुई। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं चेक की जा सकती क्योंकि ब्रांडिंग दी नहीं गई। वैसे अगर दी गई हो तो फिर आप मैच करके देख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद इसे पास करते हैं। इसे कॉपी किया। तो ओवर ऑप्टिमाइज्ड वो होती है जिसमें कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स यूज होता है टाइटल में, और जिसमें नॉन सेंस मतलब जिसकी समझ ना आ रही हो, वो वाला टाइटल, अनअंडरस्टैंडेबल टाइटल। उसके बाद जिसमें कीवर्ड स्टफिंग की गई हो, तो वो सारे ओवर ऑप्टिमाइज्ड में आ जाते हैं। इसमें रेगेक्स वैसे वर्क नहीं कर रहा। शायद उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे आप आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं दो दफ़ा टाइटल आ रहा हो। अच्छा, तो इसे हम करते हैं पास। इसके बाद आपने यहाँ सारे टाइटल कॉपी करने हैं, और H1 कॉपी करने हैं, और इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपने ये देखना है कि ये सेम तो नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि 100% सेम ना हो, थोड़े बहुत मुख्तलिफ ही हों। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किस टाइम भी कर सकते हैं, वैसे बेहतर तो यही है कि जब आप वेबसाइट स्टार्ट करें तभी काफ़ी हद तक कर लें। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो ये हमारे हो गए पेज टाइटल। उसके बाद H1 पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सेम ही है। तो ये शॉर्ट कोड आपको बता देता है कि अगर सेम हो या डिफरेंट। तो A1 B1। तो यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है डिफरेंट है, उसके बाद सेम, डिफरेंट, सेम, सेम, डिफरेंट, सेम, सेम। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए। तो कहते हैं पास। तो किसी का कोई क्वेश्चन पेज टाइटल्स के बारे में? हाँ जी, कीवर्ड के साथ बाइंग गाइड लिख सकते हैं, ज़्यादातर लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अच्छा,
अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं शुरू हुई। उसके अलावा अगर बिंग में देखें तो हाँ जी, एड्स भी अभी तक काफ़ी हद तक चल रहे हैं। अच्छा, आज तो इस है 5 क्लिक्स। आपकी आईपी मेरे ख्याल से बैन हो गई है, इस वजह से ज़्यादातर इशू बन रहे हैं। तो हमें बिंग से भी एक दो क्लिक्स आनी शुरू हो गई हैं। इंप्रेशंस माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और एवरेज पोजीशन जो है वो 5.3 है। अ, 1000 भी स्पेंड कर ले तो होता तो काफ़ी है। अच्छा। हम्म, अच्छा जी, वैसे अगर हम देखें तो माशाल्लाह बिंग के ऊपर हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। इस पे तो हम पहले नंबर पे फीचर्ड कर रहे हैं, अभी मैंने देखा है। बिंग पे रैंक करना काफ़ी आसान है, गूगल असल टेंशन देता है आपको। तो बिंग से माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आ रही है। बेस्ट मदरबोर्ड फॉर राइजिंग। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, फाइनल डेस्कटॉप। तो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, इसका नंबर कौन सा है? तो लगभग वाट इन पीसी के साथ ही रैंक कर रहे हैं। तो चलें एक दफ़ा ये कवर कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे, टाइम थोड़ा रह गया। तो मेरा डिस्क्रिप्शन।
वैसे मैं तो सबके लिए मैनुअली रिकमेंड करता हूँ। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मैनुअली होती है। अच्छा, तो मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग ज़ीरो है। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, हमारे एक आर्टिकल की मिसिंग है अभी तक। हम्म, हम्म। तो मिसिंग में हमारी एक है। ये भी हो गया हमारा फिक्स। उसके बाद जो कंसेप्ट मैंने आपको डुप्लीकेट का समझाया टाइटल के लिए, मेगा डिस्क्रिप्शन के लिए भी वही सेम चीज़ है। अगर एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन दो पेजेस के ऊपर यूज़ हो रही हो तो वो डुप्लीकेट कहलाएगी। उसके बाद ओवर 155 कैरेक्टर्स मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये ऑथर का थोड़ा सा है, तो इसे हम ट्रिम कर लेंगे। तो ज़्यादा फोकस तो मेटा डिस्क्रिप्शन का उन पेजेस पे होता है जो कि आपके कमर्शियल या इंफॉर्मेशनल पेजेस होते हैं।
वैसे इनका भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं हम। तो 134 हो गए हैं और काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा जी, ये करते हैं पास। उसके बाद 70 वाला कोई भी नहीं। पास। मल्टीपल का जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टैग जो डिस्क्रिप्शन का होता है, जैसे ये है मेरा डिस्क्रिप्शन का टैग, ये अगर 2 दफ़ा यूज़ हो जाए किसी पेज में इस तरीके से, तो वो मल्टीपल कहलाएगा। और ये काफ़ी मेजर इशू होता है और फिक्स जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए हेडिंग की तरफ, H1। तो यहाँ से चलते हैं H1 की तरफ। ये आ गए ऑल। तो सबसे पहले मिसिंग, तो यहाँ पे नीचे मिसिंग का ऑप्शन है। H1 हेडिंग कुछ इस तरीके की होती है HTML में। और ये ज़्यादातर जो हमारी पहली हेडिंग होती है, जैसे कि ये हमारी H1 होती है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिसिंग ज़ीरो है। तो मतलब हमारे सब पेजेस पे मौजूद है। उसके बाद डुप्लिकेट। डुप्लिकेट का मतलब ये होता है कि 2 पेजेस में सेम मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ हो रही है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लिकेट ज़ीरो है। ओह सॉरी, अगर हेडिंग एक से ज़्यादा पेजेस में यूज़ हो रही है तो हम उसे डुप्लिकेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद और 70 कैरेक्टर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि ज़ीरो हैं। तो ये भी पास। उसके बाद मल्टीपल, गूगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप किसी भी पेज में एक से ज़्यादा H1 नहीं यूज़ कर सकते। आपका H1 हमेशा एक पेज के ऊपर एक ही होना चाहिए। अगर आप ये यूज़ करें डिटेल्ड एसईओ तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। H1 यहाँ पे ये देखें 1 लिखा होगा, तो ये 1 होनी चाहिए। पास। अच्छा, उसके बाद इमेजेस। ओवर 100 में एक इमेज है, तो इसका साइज़ कम हम कर सकते हैं DNG से। रेजोल्यूशन ठीक। तो यहाँ से -75% हो गया। तो अगर देखें ये कॉम्प्रेस्ड वर्जन है और नॉन कॉम्प्रेस्ड, दोनों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा।
तो यहाँ से हम इसे चेंज कर लेंगे। डिलीट। ओके। असल में यूज़र जो होता है वो भी अब फीचर्ड इमेज जो होती है वो यहाँ पे शो तो नहीं होती, वो यहाँ पे शो होती है। तो अब ये भी इतनी बुरी क्वालिटी नहीं लग रही, काफ़ी हद तक ठीक ही लग रही है। वैसे सच्ची पूछें तो गूगल जो है, असल खुश तो हमने गूगल को ही करना होता है, बाकी तो सबका नाम ही है। अच्छा, उसके बाद मिसिंग आल टेक्स्ट ज़ीरो है। तो आल टेक्स्ट बेसिकली ये चीज़ होती है, अगर सोर्स ओपन करें तो यहाँ पे ये चीज़ आल्ट होती है। आल्ट बेसिकली गूगल को बताता है कि ये पे गूगल इमेज को देख नहीं सकता कि इमेज किस चीज़ के बारे में है, तो आल्ट बताता है गूगल को कि ये किस चीज़ की इमेज है। इसमें हम उस चीज़ की भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ है। कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग कीवर्ड स्टफिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। हमने नॉर्मल तरीके से जैसे यूज़ करना चाहिए वैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम, तो हमारा कोई मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग होता तो हमें यहाँ से फाइंड करके एडिट पोस्ट पे जाके तो ऐड करना पड़ना था। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, मिसाल के तौर पे अगर इसका alt text मिसिंग होता तो हमें यहाँ पे जाना था, रिप्लेस से। यहाँ पे ये है alt text, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ना था। ऐड करके उसके बाद सेलेक्ट, और उसके बाद फिर अपडेट। तो ये ज़ीरो है, पास। असल में मतलब थोड़ा बहुत रीड कर लेता है, लेकिन वो उसे पूरे तरीके से नहीं समझ सकता कि इमेज किस चीज़ के बारे में है, तो इस वजह से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं गूगल बेचारे को। अच्छा, उसके बाद ओवर 100 कैरेक्टर्स। तो आल टेक्स्ट जो है वो हमारा 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो इमेज की यूआरएल है वो ऑप्टिमाइज्ड है। असल में ये अगर कोई आपकी इस्टेब्लिश वेबसाइट हो तो वहाँ पे तो आप इन्हें ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई और वेबसाइट हो तो वहाँ पे किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है कि काफ़ी जो हैं यूआरएल्स उनके साथ www नहीं लगा हुआ।
हाँ जी, अगर हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डब्ल्यू डब्ल्यू है तो फिर डब्ल्यू डब्ल्यू तो लाजमी है। अब मैंने सबके साथ डब्ल्यू डब्ल्यू डाल दिया है। तो जो हमारा पहला आर्टिकल था उसके साथ ये इशू था। अच्छा, उसके बाद ये काफ़ी हद तक ठीक है सारे, किसी का भी यूआरएल में कोई रैंडम वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे हैं। बस, तो इसी के साथ ही क्लास का टाइम ओवर होने में रह गया है। 1 मिनट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप पूछ लें। अब जो इस वक्त है इमेजेस ये वाली, इनके ऊपर तो नहीं है। हाँ जी, पूछें।